नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लंबे समय से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। लोगों के मन में सवाल लेकिन यह था कि बच्चों की वैक्सीन कब। आखिरकार तारीख की घोषणा हुई कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए बूस्टर डोज की भी शुरुआत होनी है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में बच्चों की वैक्सीन से जुड़े आपके मन में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, ओमिक्रॉन की जो स्थिति है उसे लेकर जो संशय है और बूस्टर डोज को लेकर अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो उन सभी सवालों के जवाब हम देते हैं। बड़े दिन पर पीएम मोदी का ये बड़ा तोहफा है। आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। त्योहार वाले दिन प्रधानमंत्री बच्चों के लिए सैंटा बनकर आए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। नए साल से पहले पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ओमिक्रॉन के संकट के बीच ये फैसला राहत देने वाला है। जिस बात को लेकर देश भर के माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान रहते थे, इस खबर ने उनकी परेशानियों को कुछ हद तक कम किया है। कि अब बच्चे सेफ होंगे वैक्सीनेशन के बाद। पहले तो बड़ों का था कि वैक्सीनेशन है तो सेफ, अब बच्चों के लिए काफी वैक्सीनेशन के बाद उनकी सेफ्टी हो जाएगी। बहुत अच्छा है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ रहा है ताकि बच्चे भी सेफ रह सकें और अच्छे से आराम से, जिस तरह से बच्चे बंद रहते हैं घर में, ताकि वो भी निकल सके आराम से बाहर और आराम से खेल वल सके और स्कूल ज्वाइन कर सकें। देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर बड़ी बेचैनी थी। दूसरी लहर का डर देश में खत्म हुआ ही था कि भारत में तीसरी लहर के आने की पुष्टि होने लगी। कहा जाने लगा कि ओमिक्रॉन ही देश में तीसरी लहर लेकर आएगा। ऐसे में जिनको वैक्सीन लग चुकी थी उनको थोड़ा सुकून तो था, लेकिन एक शक भी था कि कहीं वैक्सीन बेअसर तो नहीं हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन के खौफ के बीच पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का ऐलान भी किया है। वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। आज हम आपको बच्चों और वैक्सीन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बताएंगे इस फैसले की अहमियत के बारे में। बच्चों को वैक्सीन कब से लगेगी? 15 साल से छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण कब से होगा? क्या अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे? क्या उन पर ओमिक्रॉन का खतरा अब नहीं होगा? बूस्टर डोज क्या होती है? बूस्टर डोज किसको लगनी है? कौन सी वैक्सीन वाले लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है? क्या बूस्टर ओमिक्रॉन से सुरक्षा की गारंटी है? जिन देशों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? इन बड़े और अहम सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया, जबकि जो ट्रायल्स चल रहे थे वो 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लेकर चल रहे थे।
अब सबके मन में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही क्यों? डॉक्टरों की क्या राय है, इसे भी समझते हैं। बच्चों को वैक्सीन की जब जब बात सामने आई तब ये माना जा रहा था कि 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीन ड्राइव 3 जनवरी से शुरू होने का ऐलान किया है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि 12 साल के बच्चों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है। बच्चे जो हमारे देश में 18 साल से छोटे हैं, श्वेता जी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 41% बच्चे जो हैं वो 18 साल से नीचे, लगभग 60 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिनको की वैक्सीनेशन अब शुरू होनी चाहिए। और 15 से 18 की शुरुआत होगी तो संभवतः आने वाले समय में 12 से 15 में भी शुरू होगी। हर जगह पर ये ग्रेडेड वे में ही शुरू होती है, जैसे यूएस में भी शुरू हुई थी, यूरोप में भी शुरू हुई थी। पहले 15 से 18 हुई थी, अब यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों को दी जा रही है। कई बार स्टडीज में ये कहा गया कि कोरोना का असर बच्चों में माइल्ड पाया गया, यानी बड़ों के मुकाबले अधिक खतरनाक नहीं देखा गया। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि तब क्यों बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए? इसका जवाब भी आइए आपको बता देते हैं। बच्चों में ये माइल्ड होता है इलनेस, बच्चों को उतना खराब तरीके से इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये इमर्जिंग एविडेंस, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। और अगर ये छोटे से वैक्सीन देने से अगर उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है तो क्यों नहीं? हम एवरी लाइफ मैटर्स, हर लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जानते हैं कि बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, बच्चों में उतना खराब कोविड नहीं होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में हो सकता है कि लॉन्ग कोविड की तरह ये कुछ दिन तक उनको हेल्थ पे खराबी करे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को भी हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बच्चे भी एक साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। बच्चों भी इन्फेक्शन घर में ला सकते हैं स्कूल से, जिसमें एडल्ट लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी था और बहुत ही वेलकम कदम है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे एल्डरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो एल्डरली हैं, उनको ये वैक्सीन तुरंत पड़ना चाहिए। जब बड़ों को वैक्सीन लगाई गई थी तब हाई रिस्क बीमारी वाले लोगों को प्राथमिकता में रखा गया था। क्या बच्चों में भी ऐसा होना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे उन्हें बांटा जा सकता है वैक्सीन की प्राथमिकता के लिए? बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो घर में उनके अभिभावक जैसे दादा दादी, इन सबको इन्फेक्शन फैलाने में बच्चे जो है बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और पेरेंट्स को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना भी बड़ा आवश्यक है। बच्चों को भी, इवन बच्चे, एज ए पीडियाट्रिशियन में बता दूं, बच्चे बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे कि हम अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। दे वर ईगरली वेटिंग। इस वक्त पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में हेजिटेंसी से ज्यादा एंथुसियाज्म ज्यादा है कि हम फटाफट से वैक्सीन लगवाएं। जब बात बच्चों की होती है तो सबसे जरूरी सवाल मन में उठता है कि जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी वो कितनी सुरक्षित है। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी मिली है। कितना भरोसा किया जाए इस पर, यह सवाल कई पेरेंट्स के मन में होना लाजमी है। हिंदुस्तान के लिए कि इंडिया में ही बनी हुई भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का प्लेटफॉर्म है वो तो प्रूव हो गया कि सेफ है, क्योंकि करोड़ों लोगों को लग चुकी है वो वैक्सीन। अब उसका डोसेज एडजस्ट करके बच्चों के ऊपर जो सेफ्टी फीचर्स आए, जो डेटा आया है, तो उसकी बेसिस पे ये अप्रूव ही है। अब जैसे ही रोल आउट होगी वैसे ही इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वैसे ही बच्चों के एज को कम किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये माना जा रहा है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन पहला फेज है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फेज 2 या फेज 3 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें फिर सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। सवाल देश के बच्चों का है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि जो बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल्स हुए या फिर दुनिया के बाकी देश जहां पर शुरुआत हुई बच्चों को वैक्सीन लगाने की, वहां का अनुभव क्या रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश की 61% आबादी वैक्सीन के सुरक्षा कवच से लैस हो चुकी है। अब देश के बच्चों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया जाएगा।
देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं। देश भर में हर माँ बाप की यही चिंता रही है कि अपने बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए। दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद देश भर में बड़े बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन हर माँ बाप के मन में कोरोना का भय बैठा रहा। प्रधानमंत्री की ये घोषणा राहत देने वाली है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके एक टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। छोटे बच्चे हैं घर में हमारे, तो हमें ये टेंशन रहता है कि हम घर में आ रहे हैं, हम कितना उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब नया वेरिएंट भी आ रहा है। नहीं, पहले क्या था कि वैक्सीन नहीं थी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था। तो अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे और ऑफलाइन में मज़ा आएगा। एक्साइटमेंट बहुत हो रही है मेरे को क्योंकि फिर बहुत सारे काम होने लगेंगे और प्रिकॉशंस कम लेने पड़ेंगे। अब वैक्सीन लगवा दी जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों से मिल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिल पाएंगे। अभी अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, ऑनलाइन में सिर्फ वीडियो कॉल पे मिल पा रहे थे। वहाँ जाके थोड़ा खेल कूद भी हो पाएगा और प्लेग्राउंड बड़ा रहेगा तो वहाँ पे भी खेल पाएंगे। अभी नहीं खेल पा रहे थे, घर में बैठे थे। देश में बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज के तौर पर कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। हमारे देश में 2022 से किशोर बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो रही है, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। नवंबर में जिम्बाब्वे के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 और 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी। जिम्बाब्वे चीन की सिनोवैक बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुका है। टीकाकरण केंद्रों के साथ साथ स्कूलों में भी वैक्सीन अभियान शुरू कर दिया गया। मिस्र ने नवंबर की शुरुआत में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। टीकाकरण शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही मिस्र में वैक्सीन लेने की आयु सीमा 15 से घटाकर 12 साल कर दी गई। वियतनाम ने अक्टूबर के अंत में 15 और 17 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया। वियतनाम में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। मेक्सिको में नवंबर महीने में 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 12 साल की उम्र वाले उन बच्चों को भी दी जा रही है जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 और 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना के खतरे पर विशेषज्ञों की पहले से राय ये रही है कि बच्चों में कोरोना से गंभीर संक्रमण नहीं होता है। फिर भी म्यूटेट होते वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन तो हमारे को देनी ही देनी है और वो ओमिक्रॉन को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये चीज हमें समझ के चलनी है। अब ये तो सरकार के पास जितनी अवेलेबल वैक्सीन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि 15 साल से 18 साल को इसलिए चुना गया है कि लगभग इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लगभग 18 साल के ऊपर वालों के बराबर होती है। तो इसमें पहले इनको लेंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के अनुसार मुझे लगता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं तो बाकी एज ग्रुप को भी बच्चों को लाया जाएगा। दूसरी लहर के धीमा पड़ते पड़ते देश के ऊपर ओमिक्रॉन का संकट मंडराता नजर आ रहा है। बच्चों को सुरक्षा कवच देने के साथ साथ राज्य सरकारों ने कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन का संकट तेजी से देश के राज्यों को एक एक करके अपनी चपेट में लेता जा रहा है। नई जंग में नई नीति की दरकार थी। आने वाले साल की शुरुआत ओमिक्रॉन से जंग की है और उसमें सबको एक बार फिर से जुटना होगा ओमिक्रॉन को हराने के लिए। देश में वायरस का प्रहार तेजी से हो रहा है और 2 लहर से लड़कर जीत चुका देश अब एक बार फिर कोरोना से युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 17 राज्यों में पांव पसार चुका है। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन के 420 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में पाए गए, जिनकी गिनती 100 से ज्यादा है। देश में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 40 से ज्यादा केस हैं। इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, जहां 41 मरीज हैं। आज ओडिशा में विदेश से आए लोग भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आज जो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है उस बढ़ने का जो संख्या जो बढ़ रही है तो उसमें इस टीकाकरण का निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और लोग सुरक्षित रह सकेंगे। और वैक्सीनेशन भी बड़ी अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अब लोगों का व्यवहार, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, ये आवश्यक है। तो रात का कर्फ्यू लगा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुझे लगता है वो पूरी तरह सक्षम है, इससे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अलग अलग राज्यों में पाबंदियां लागू करनी शुरू कर दी गई हैं। नागपुर में अब कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है 8 से सुबह 7 बजे तक। बिना काम के अनिश्चित मत हो। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। भीड़ भाड़ रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दिल्ली में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर रोक लगा दी गई है। शादी समारोह में अब 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर उन लोगों को ही जाने की अनुमति होगी जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ युद्ध की तैयारियां फिर शुरू हो गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार कराए। डीआरडीओ ने भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आने वाले खतरे को भांपते हुए देश में इस बार पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना से जंग के लिए देश में पूरा बंदोबस्त किया गया है। देश में 1,40,000 आईसीयू बेड की व्यवस्था है। 18 लाख आइसोलेशन बेड बनकर तैयार हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 5 लाख बेड इस वक्त तैयार हैं। बच्चों के लिए 90,000 बेड रिजर्व रखे गए हैं। देश भर के अलग अलग अस्पतालों में 3,000 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए गए हैं। देश की तैयारी तो भरपूर है, लेकिन देश की जनता का सहयोग मिलना जरूरी है। अगर लोग सावधानी से मास्क पहने और कोरोना के नियमों का पालन करें तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो एक बार फिर अदृश्य दुश्मन ने अपना रूप बदला हुआ था। सवाल यह उठा कि मुकाबला कैसे किया जाए। भारत ने यह आखिरकार निर्णय लिया कि बूस्टर डोज दिए जाएं। सबसे पहले उन लोगों को जिन्हें सबसे पहले फेज में वैक्सीन लगाए गए थे, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, 60 साल से अधिक उम्र के लोग और इसके अलावा जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं। अब बूस्टर डोज को लेकर भी तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब हमने जानकारों से बातचीत करके इकट्ठा किए। 2021 की शुरुआत में देश में 45 साल तक की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई। इसके बाद उम्र घटाकर की गई 18 साल, जो अब 15 साल होने जा रही है। लेकिन तीसरी लहर के खतरे से पहले बूस्टर डोज की चिंता ने घेर लिया है। क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है? क्योंकि देश के लोगों के मन में ऐसे ही सवाल हैं। आपने 2 डोजेस वैक्सीन लिए हैं? यस, लिया है। ये 3rd डोज जो सरकार देने वाली है सीनियर सिटीजन्स को, क्या आप लोगी? यस, हाँ, आप लेगा। तो आपको लगता है कि ये डोज लेने से बेटर होगा? हाँ, वही तो सोचता है, ठीक ही होगा। तो अभी आप सफरिंग कमती होगा, हमको मालूम है वैसे ही। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। अंदेशा है कि जनवरी के अंत तक बड़े पैमाने पर केस बढ़ भी सकते हैं। देश के 20 जिलों में तो संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है।
ओमिक्रॉन के डेंजर से देश डरा है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के शुरुआती 183 मरीजों में से 70% को कोई लक्षण ही नहीं थे। साथ ही ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 91% मरीजों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। यही वजह है कि बिना लक्षण वाले और वैक्सीन लग चुके मरीजों के संक्रमित होने से डर का माहौल है। इन दिनों पूरी दुनिया चिंताओं के इसी दुष्चक्र से घिरी है। दुनिया में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है। भारत में वैक्सीन लेने लायक उम्र वाली 61% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन पहली डोज ले चुके 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। WHO ने पहली बार कहा है कि फिलहाल हाई रिस्क वाले मरीजों को बूस्टर डोज दी जा सकती है। अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है। अब भारत सरकार ने भी वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया है। देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से ऊपर वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। देश के हेल्थ सेक्टर में 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर हैं। वहीं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक देश में 13 करोड़ 80 लाख 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग हैं। इनमें कितने बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। ये ओमिक्रॉन के खिलाफ 57% ज्यादा सुरक्षा देती है। बूस्टर डोज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। और ये तीसरी बात जो एल्डरली और कोमॉर्बिडिटी वालों को भी मिला है, ये भी अच्छा है। तो ये तो हमें एहसास था ही कि वैक्सीन की उपलब्धि काफी अच्छी हो रही है आजकल, मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है और ऑल्सो कई डोसेज हैं जो एंड ऑफ लाइफ आ रहे हैं, जिनकी एक्सपायरी आ रही। सो सबको मिलाते हुए ये कंसिडर्ड डिसीजन लिया गया जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ये बहुत बोल्ड और अच्छा स्टेप है। I would say get boosters for the high-risk people. I would also get boosters for healthcare workers. And the reason is even if their disease is mild, if many healthcare workers get sick very, very quickly, even if they're mild disease and they're at home for 5 or 10 days, it will make it hard to run hospitals with many people out. So I would focus on healthcare workers. I would focus on high-risk people. I would get them a booster. I don't think at this point, with limited supply, I don't think everybody else needs a booster right away. Again, if we have plenty of vaccines, there's no downside. We should probably get boosters for everyone else. But I would make that a second priority. वैक्सीन के प्रति अभी देश के लोगों के मन में भ्रम और भय की स्थिति है। उनको डॉक्टरों की यही सलाह है कि मन से हर तरह का भ्रम निकालकर वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट से बचने का यही एक सुरक्षित तरीका है। कोरोना का वेरिएंट कोई भी हो, लड़ने का तरीका एक ही होता है, जो कि शुरुआत से हम जिसका पालन करते आ रहे हैं, यानी मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हाथों की स्वच्छता हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन कारगर है या नहीं, इसे लेकर अलग अलग तरह की राय सामने आती है। स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने कितनी रफ्तार से गांव देहात और दूर दराज के इलाकों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई है। 26 दिसंबर तक देश की 61% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीनेशन में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने के बाद ये मंथन है, चिंतन है कि वैक्सीन ले चुके लोग अगर ओमिक्रॉन संक्रमण की चपेट में आते हैं तो क्या असर होगा। तो इस पर सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वैक्सीन कारगर नहीं है। विशेषज्ञों की भी इस मामले पर राय सुन लीजिए। अच्छा किया उन्होंने, बोल भी दिया। हम सभी बोलते हैं कि ये जो है लोगों को जिनको एंटी वैक्सर्स कहते हैं, जिनको डाउट्स हैं, और वैसे भी जो लोग तमाशा देखने वाले हैं ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं, इस पे किसी को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो आपने देखा है कि बहुत डिलिबरेटली लिए जा रहे हैं, टाइम लिया जा रहा है। DCGI ने पूरा टाइम लिया इसको अप्रूव करने के लिए,
और ये डेटा को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिकमेंड किया है। तो मेरे को लगता है कि ये जो साइंटिफिक रिगर के थ्रू ये आई है डिसीजन, ये अच्छी डिसीजन है। इसको वैज्ञानिक शोध के तथ्य पे भी साबित कर दिया गया है। जून में यूनाइटेड किंगडम एनएचएस ने अपने हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाया, सितंबर में रोल आउट किया, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, अक्टूबर में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो गया कि 28 से 32% का इम्यून प्रोटेक्शन बढ़ा है जिनको बूस्टर डोज दिया गया। माना जा रहा है कि 6 महीने के बाद इम्यूनिटी स्लो होने लगती, लो होने लगती है। हेल्थ केयर वर्कर को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, 10 जनवरी से जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू होता है, बूस्टर लग जाए, इनकी हिचक खत्म हो जाएगी कोविड का लोड जब बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन, मास्क, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वैक्सीन से ज्यादा सुरक्षा किसी का अभी तक वैज्ञानिक तथ्य पे नहीं देखा गया है, तो बूस्टर डोज बिल्कुल एक जरूरत की चीज थी। साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में हुई शुरुआती रिसर्च में ओमिक्रॉन के बारे में जो जानकारी मिली है, उससे पता लगता है कि ये संक्रामक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको इससे खतरा कम है। वैसे तो ओमिक्रॉन से जुड़े रियल टाइम डेटा और अभी और स्टडीज आना बाकी है, पर हार्वर्ड और एमआईटी की रिसेंट रिसर्च में देखा गया है कि बूस्टर डोज देने से लोगों में अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मौजूद रहती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बूस्टर डोज लेने वाली पॉपुलेशन वायरस से ज्यादा इम्यून होगी और इन्फेक्शंस बढ़ने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता के साथ साथ भारत के लिए राहत की बात भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में केस तो बढ़ेंगे, लेकिन इन्फेक्शन हल्का फुल्का ही होगा। साउथ अफ्रीका में वेरिएंट का पता लगाने वाले डॉक्टर एंजेलिक कोएर्जी का बयान आया है। कोएर्जी ने कहा है कि साउथ अफ्रीका की तरह भारत में भी तेजी से केस बढ़ेंगे, लेकिन संक्रमण हल्का ही रहेगा। इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरी लहर जैसे हालात नहीं बनेंगे। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन कोएर्जी ने यह भी कहा कि वैक्सीन ले चुके लोगों पर संक्रमण का गंभीर असर होने की कम आशंका है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो 100% गंभीर खतरे की जद में आते हैं। ओमिक्रॉन के मल्टीपल स्पाइक म्यूटेशन की वजह से ये वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करने में भी सक्षम है, यानी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और अन्य देशों में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा हुआ देखा गया है। ऐसे में अगर इंडिया में नंबर्स बढ़े तो फिर से बेड ऑक्यूपेंसी और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके हमें आउटडोर अवॉइड करना है। इवन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आप साइलेंट कैरियर बन सकते हैं और दूसरों के लिए इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके प्रिवेंटिव मेजर्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। कोरोना वायरस जब दुनिया में फैला तब इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2 साल से भी कम समय में दुनिया ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। भारत में ही 5 से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की यही राय है कि कोरोना से जान बचाने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। ओमिक्रॉन को लेकर शुरुआती तौर पर जानकारी बहुत कम है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसीलिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और ना ही कोई वोटिंग होकर बल्ली वाला। पाबंदियां लगाई जा रही हैं क्योंकि लापरवाही के आगे तीसरी लहर का खतरा है। ये तस्वीरें सरोजनी नगर मार्केट की हैं। दिल्ली सरकार की चेतावनी जारी करने के बावजूद बाजारों का हाल ये है। बैरिकेड पर खड़े लोग बाजार में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। बैरिकेड हटते ही भीड़ का रेला बाजार की तरफ निकल पड़ता है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम धरा रह जाता है। दुनिया खौफ में है, लेकिन बाजारों में कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। ओह सॉरी, अभी ना ट्राई किया था, इसलिए उतर गया मास्क उतर गया, इसलिए हम लोगों ने बोर्ड लगा रखे कोरोना से डर लगता है भाई। हाँ लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अरे अभी जैकेट ट्राई की थी तो उतर गया। कोलकाता के चिड़ियाघर में भी हाल कमोबेश दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट जैसा ही। लंबी छुट्टी हुई तो लोग घर से निकलकर मनोरंजन की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच ही गए। नाक से हटा हुआ मास्क सजावटी सामान बनकर रह गया।
अलग अलग राज्यों में कोरोना रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन जनता अपनी मनमर्जी चला रही है। अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और सावधानी पूरी बरतनी है। ये 2 सूत्र ही आने वाले दिनों में हम सबकी मदद कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।